हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था बेटे? लेंस पढ़ रहे थे शायद हम। डाइवर्जिंग लेंस की आपने डेफिनेशन लिखाई थी। देखो बेटे, जो आखिरी पॉइंट अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था वो ये था कि जो डाइवर्जिंग लेंस है वो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, डायरेक्ट इमेज बनाएगा और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा।
और देखो कुछ एग्जांपल करते हैं अपन। अच्छा, अगर ग्राफ की बात करें अपन, पहला ग्राफ बनाते हैं 1/v वर्सेस 1/u। तो देखो हमें पता है 1/v माइनस 1/u ये किसके बराबर होता है, 1/f। 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ बना रहे हैं, इसका मतलब 1/v को ले रहे हैं y एक्सिस पर, 1/u को ले रहे हैं x एक्सिस पर, और ये बराबर आ रहा है 1/f के, तो वो कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, x प्लस कांस्टेंट। मैंने क्या किया, 1/v को रिप्लेस कर दिया y से, 1/u को रिप्लेस कर दिया x। ये ऐसी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में देखो क्या है, इस इक्वेशन का स्लोप जो है वो +1, और ये जो कांस्टेंट है वो 1/f के बराबर है। और ये कांस्टेंट जो होगा वो कन्वर्जिंग लेंस के लिए तो पॉजिटिव होगा, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव ही y इंटरसेप्ट। तो क्या ग्राफ को मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ये किसके बीच में ग्राफ है बच्चों, 1/v वर्सेस 1/u को ले लिया है x एक्सिस पर, 1/v को ले लिया है y एक्सिस पर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, 45 डिग्री ये एंगल बनाएगा, इंक्लिनेशन एंगल विल बी 45 डिग्री। यहीं पर अगर मेरे पास होता कैसा, डाइवर्जिंग लेंस, तो उसका ग्राफ कैसा बनता बेटे, स्लोप उसका भी +1 ही होता, लेकिन उसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव होता, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है डाइवर्जिंग लेंस। तो ग्राफ उसका कुछ इस तरह का।
एंगल ये भी कितना बना रहा है बेटे, 45 डिग्री इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, क्योंकि स्लोप दोनों का ही 1 है, चाहे आप कन्वर्जिंग लेंस लो या डाइवर्जिंग लेंस लो, स्लोप दोनों का ही 1 है। बस वाई इंटरसेप्ट एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव। अब देखो इसमें अगर ये वाला पॉइंट अपन ले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, 1/v 0 के बराबर हो रहा है, यानी u कितना होना चाहिए, -f के बराबर। तो दिस इज -1/f। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे 1/u 0 हो रहा है, यानी u इंफिनिटी है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस। तो ये वैल्यू क्या है, 1/f। इसके लिए भी इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, -1/f, और इसको क्या कहेंगे, +1/f। इसके लिए f नेगेटिव, तो -1/f पॉजिटिव हो गया, +1/f नेगेटिव है। इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसके लिए तो f पॉजिटिव। देखो अगर कन्वर्जिंग लेंस का ग्राफ देखो तो वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, u इज पॉजिटिव बट v इज नेगेटिव। u पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और उसकी v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज चाहिए। तो वो ये कन्वर्जिंग लेंस कभी भी नहीं बना सकता। इट नेवर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से पास नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटे, 1/u नेगेटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और 1/v पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल इमेज। तो ये डाइवर्जिंग लेंस क्या नहीं कर सकता, इट नेवर फॉर्म्स real image of real object. It never forms real image of real object. So ये बात समझ में आती है बेटा। तो डाइवर्जिंग लेंस में -1/f कैसे आएगा, वापस रिपीट कर देंगे आप। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, सर वो डाइवर्जिंग लेंस वाले ग्राफ में -1/f कैसे आया, वो वापस बता देंगे आप। डाइवर्जिंग लेंस वाले ग्राफ में ये पॉइंट्स कैसे आए, ये वाला। हाँ सर। भाई देखो ये तो दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ ए लेंस। आप इक्वेशन तो यही है दोनों की, है ना। हाँ सर। अब
ये वाला पॉइंट चाहिए आपको, इसका मतलब 1/v की वैल्यू 0 चाहिए यहाँ, तो इस इक्वेशन में 1/v को 0 रख दो, तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी 1/u की क्या वैल्यू मिल जाएगी? -1/f, है ना? यस तो सर। देखो यहाँ भी 1/u को कितना ले रहा हूँ? -1/f, और यहाँ भी 1/u को कितना ले रहा हूँ? -1/f। बस बात क्या है कि कन्वर्जिंग लेंस का, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो -1/f नेगेटिव हो गया। f इज पॉजिटिव तो -1/f इज नेगेटिव। डाइवर्जिंग लेंस में इसका फोकल लेंथ ही खुद ही नेगेटिव है, तो -1/f बिकम्स पॉजिटिव, तो -1/f पॉजिटिव साइड पे आया, है ना? यस सर। ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है, कौन सी जो अपन ने पढ़ी थी कि अगर मेरे को इमेज इंफिनिटी पे बनवानी है एक डाइवर्जिंग लेंस से, तो उस पे इस तरह की रेज भेजनी पड़ेंगी। समझ में आई बात? 1/v0 का मतलब क्या है? 1/v0 का मतलब यही तो है, v टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी इमेज किधर बनवाना चाहता हूँ मैं? इंफिनिटी, मतलब रेस को पैरेलल कर देना चाहता हूँ। आई बात समझ में बेटे? यस सर। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखो बेटे, अब हम v वर्सेस u ग्राफ बनाते हैं ना। देखो भाई, इक्वेशन क्या है? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो 1/v को क्या लिख देंगे बेटे? 1/f प्लस 1/u, या v की क्या वैल्यू आ जाएगी? f इंटू यू अपॉन f प्लस, ये ऐसी v की वैल्यू। अब अगर v वर्सेस u का ग्राफ मैं बनाऊं, तो पहले मैं बनाता हूं किसके लिए? फॉर कन्वर्जिंग लेंस।
देखो कन्वर्जिंग लेंस के लिए कैसा ग्राफ बनेगा बेटे, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि u डेनोमिनेटर में भी आ रहा है न्यूमरेटर में भी आ रहा है, तो ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नाउ, ये थोड़ा कर्व टाइप का ही ग्राफ बनेगा। अच्छा देखो u को अगर 0 पुट करोगे तो v 0 मिलेगा, तो ग्राफ स्टार्ट तो 0,0 से होगा, ये बात सही है। इट विल पास थ्रू ओरिजिन। और पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, रियल ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट मतलब u पॉजिटिव है, तो हमने ये पढ़ा है कि भाई, सॉरी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब u पॉजिटिव है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये हमेशा रियल इमेज बनाएगा, है ना। और ऑब्जेक्ट पोल पे तो इमेज पोल पे, और ऑब्जेक्ट चलते चलते इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इमेज कहाँ पर पहुंचेगी, फोकस। फोकस पर इसकी इमेज पहुंचेगी। तो रियल इमेज बनाएगा तो v पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा, और जब इन्फिनिटी पर u पहुंचेगा तब ये f को अप्रोच करेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ। उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट मतलब u नेगेटिव। अब पोल से जब आप फोकस तक लेकर जाओगे, -f तक लेकर जाओगे, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है ना। पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मतलब v विल बिकम नेगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे। उसके बाद जैसे ही आप फोकस के दूसरी तरफ लेकर के जाओगे ऑब्जेक्ट को, अब रियल इमेज बनना चालू हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे। और क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस समय पर इमेज भी इन्फिनिटी, इमेज फोकस को अप्रोच करे, तो ग्राफ कुछ इस लाइन को अप्रोच करता हुआ ग्राफ बनेगा। और जब ये -2f होगा तो इमेज +2f पर। ठीक है बच्चों। ये ग्राफ बनेगा कैसा, v वर्सेस u, कौन से किस तरह के लेंस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस। और उसी तरह से अगर मैं यही ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ डाइवर्जिंग लेंस के लिए बनाऊं, तो उसके लिए बस f नेगेटिव होगा।
देखो u 0 है तो v उसके लिए भी 0 होगा। अब पहले u को नेगेटिव वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और ऑब्जेक्ट को आप 0 से -∞ तक ले जाओ तो इमेज 0 से f तक जाएगी। लेकिन उसका f जो है तो होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब अगर मैं v इक्वल टू f लिखूं तो f इधर लाई करेगा। व्हाई? बिकॉज f इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो f नीचे होगा उससे। इसका f पॉजिटिव है ना, इसके लिए f क्या है? नेगेटिव। तो ग्राफ इसका ऐसा है। फिर उसके बाद जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी u पॉजिटिव होने लग जाएगा तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट एक बनेगा कौन सा? u इक्वल टू -f। अब इसके लिए देखो -f पॉजिटिव होगा क्योंकि f खुद ही नेगेटिव है तो -f विल बी पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटे? u को -f रखते हैं तो v इंफिनिटी को तो अप्रोच करता ही करता है, तो ग्राफ कर्व होता होगा इंफिनिटी को अप्रोच करे। फिर उसके बाद क्या होगा बेटे? जैसे ही आप इस तरफ आओगे तो ये प्लस इंफिनिटी से एकदम से चेंज होकर के किधर आएगा? -∞ पर जाएगा। और ये ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा होगा किससे? -2f, 2f। इससे वो वाला पॉइंट भी पास कर रहा हो, -2f, 2f पॉइंट से ये भी पास कर रहा हो। लेकिन इसमें -2f, 2f देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। -2f तो नेगेटिव हो गया, 2f पॉजिटिव हो गया। इसमें -2f, 2f फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, क्योंकि इसका f नेगेटिव है। तो -2f बिकम्स पॉजिटिव एंड 2f बिकम्स नेगेटिव। ये जो है बच्चों, ये क्या है? These are V versus U graphs for converging lens, for diverging lens. और एक छोटी सी बात और होती है, पावर ऑफ ए लेंस कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी यूनिट होती है डायोप्टर्स। एंड पावर इन डायोप्टर्स is equal to 1 by focal length where f should be in meters। जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि a lens has focal length 20 सेंटीमीटर, find its power। तो उसकी पावर क्या होगी? 1 by 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10 की पावर -2, तो 5 पावर उसकी। कोई हमसे कहे कि a lens has focal length -10 सेंटीमीटर, find its power। तो उसका पावर को क्या लिखेंगे भाई? पावर इज 1 बाई फोकल लेंथ, बट 10 इज सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 लिखेंगे। 5d तो ये हो जाएगा -100/10
यानी कि -10t ऐसी इसकी पावर। अच्छा, एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, पावर ऑफ ए लेंस इन मीडियम ऑफ refractive index n is equal to n into 1 by focal length in that medium। मतलब पहले तो उस मीडियम में आप फोकल लेंथ निकालो और फिर उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम 1 बाई एफ ऑफ दैट मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उस मीडियम में लेंस की पावर जो है वो इतनी आएगी। ठीक है, ये n क्यों आया ये आगे तुमको समझ में आ जाएगा। ये ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिक पाथ का डिफरेंस है, ये वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा। अभी के लिए अपने को याद रखना है कि n से मल्टीप्लाई करना होता है ना। जैसे इसका मतलब क्या है, मान लो कोई हमसे कहे कि आपके पास एक इस तरह का लेंस है जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और आसपास सराउंडिंग्स में वो रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2, और इसका दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20-20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें पता करना है फाइंड द पावर ऑफ अबव लेंस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, इस मीडियम में लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज n of lens upon n of surroundings minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। So n of lens is 3/2, n of surroundings is 2, minus 1 into 1 by 20 minus 1 by minus 20। So this comes out to be 3/4 minus 1, यानी के minus 1/4 into 1 by 20 plus 1 by 20, तो ये आ जाएगा 1 by 10। तो 1 by फोकल लेंथ इन द मीडियम, ये कितना आ गया बेटे -1/40। तो फोकल लेंथ इन द मीडियम को लिखेंगे -40 सेंटीमीटर या -0.4 मीटर। तो पावर इन द मीडियम को कैसे लिखेंगे बच्चों, n into 1 by focal length in that medium। n is refractive index of the medium, तो ये हो जाएगा 2 into 1 by minus of 0.4। तो पावर इन दैट मीडियम की क्या वैल्यू आएगी बेटे, -5 इसकी वैल्यू। ये n ऑफ सराउंडिंग से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। अच्छा, और देखो लेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि टू ऑब्टेन रियल इमेज of a real object from a converging lens। देखो डाइवर्जिंग लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता, वो तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। कन्वर्जिंग लेंस बना सकता है। टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस,
the minimum distance between the object and its real image must be 4। या इसी स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं अपन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन real image of real object या ऐसे ऐसे पढ़ें, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट and its real image formed by a converging lens of focal length f is equal to 4f। तो क्योंकि होता क्या है बेटे, कन्वर्जिंग लेंस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज f पे बनती है। इस समय पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की इनफाइनाइट होगी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर आता है, चलते 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 कहाँ तक पहुंचा, मान लो 2f तक पहुंचा, तो इमेज f से चलते चलते पहुंच जाएगी कहाँ पे, 2f। ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज बनेगी 2f। और फिर जब ऑब्जेक्ट f पे पहुंचेगा तो इमेज भाग जाएगी कहाँ पर, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या हुआ, इन्फिनिटी से कम होते होते वापस इन्फिनिटी तक पहुंच गई। मिनिमम कब रही, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज इधर पर। उसके अलावा हमेशा डिस्टेंस इससे ज्यादा ही रही। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड रियल। इससे कम डिस्टेंस पे नहीं हो सकते हैं। तो अगर मान लो आपको क्या है बेटे, एक कन्वर्जिंग लेंस आपने लिया और कन्वर्जिंग लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, और उसकी इमेज आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहते हो। ध्यान दो, स्क्रीन पे सिर्फ रियल इमेज ही ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लाइट स्क्रीन पे तभी गिरेगी ना जब रियल इमेज बन रही हो। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर एक रियल इमेज मैं ऑब्टेन करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मेरे को कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 4 टाइम्स द फोकल लेंथ के बराबर कम से कम रखना पड़ेगा, तभी जाकर के रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज स्क्रीन पर बन पाए। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज हम डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ focal length of converging lens। देखो हम क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं, जिसको कि स्लाइड किया जा सकता है, ठीक है।
we take a lens जिसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, और उसके पीछे एक स्क्रीन रखते हैं। और क्या करते हैं बेटे, लेंस की पोजीशन को एडजस्ट करके ये फिक्स्ड रखते हैं, इसको फिक्स रखते हैं, ये भी फिक्स। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन की पोजीशन को फिक्स कर दिया जाता है। And lens can be moved. लेंस को मूव करवा सकते हैं। क्या करते हैं कि लेंस को मूव करवा करवा करके, अच्छा इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं, ये है कितना, कैपिटल टी। दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डिस्टेंस बिटवीन, हाँ बेटे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल। अब ये जो कैपिटल डी होना चाहिए, ये हमें पता है कैपिटल डी जो है वो 4f से बड़ा होना चाहिए, तभी ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर मिले। लेंस को मूव करवाते हैं, लेंस इज स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और मान लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस x थी, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स। उस समय पर एट पोजीशन x, image of object is obtained on the screen. इसका मतलब कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर हम लिखें तो b को लिख देंगे d माइनस एक्स, u को लिख देंगे माइनस एक्स, ये बराबर होना चाहिए 1/f के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स इंटू एक्स और x प्लस d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/, तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, d इंटू एफ इज इक्वल टू d इंटू एक्स माइनस, या एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू, देखो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। और यहां से भी आप चेक कर सकते हो इस इक्वेशन के रियल रूट्स के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो डी स्क्वायर माइनस 4df मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन आया, d इंटू डी माइनस 4f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कैपिटल D तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो इसका मतलब d माइनस 4f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। वो बात अपन पहले से ही जानते हैं, लेंस का एनालिसिस कर चुके हैं अपन। अब इसमें देखो, अंडर दिस कंडीशन this equation will have two real distinct roots, two real distinct values of x will be obtained। क्यों? क्योंकि मैंने d को 4f से बड़ा रखा हुआ है, d 4f से बड़ा है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस लेंस को अगर मैं थोड़ा और आगे मूव करवाऊं बेटे, इस लेंस को अगर थोड़ा और आगे मूव करवाया जाए, मान लेते हैं कुछ स्मॉल d अमाउंट से मूव करवाते हैं, तो मेरे को एक और पोजीशन इस लेंस की मिलेगी, जिसके लिए क्या है, दोबारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर मिल जाएगी। स्मॉल d क्या है? स्मॉल d भी separation between two positions of lens for which image is obtained on screen। तो जैसे इस इक्वेशन के अगर दो रूट्स आते हैं, x1 एंड x2, इस तरह से दो रूट्स आते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ये d के बराबर होना चाहिए। एक डिस्टेंस i है कितनी? x1। एक डिस्टेंस i है कितनी? x। तो x2 माइनस x1 किसके बराबर होना चाहिए? d के। इसका मतलब क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? d स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो इसको हम कैपिटल D स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 क्या है? सम ऑफ रूट्स। x1 प्लस x2 इज सम ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल D। तो ये हो जाएगा क्या? कैपिटल D का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज df माइनस 4d। ये किसके बराबर आ गया? d स्क्वायर। तो यहाँ से d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 4df
या डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, इसको कितना लिख देंगे, फोकल लेंथ एफ के बराबर। ये लैब में इस मेथड को यूज किया जाता है टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, है ना। कैपिटल डी क्या है यहाँ पर, व्हाट इज कैपिटल डी, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। स्मॉल डी क्या है, separation between two positions of the lens for which image is obtained on ये हमें ध्यान रखना है। ये दो पैरामीटर्स अगर दिए गए हैं, है ना, जैसे कैसे कहेंगे कि क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, in displacement method for determination of focal length of a lens the screen is fixed at a distance of 1 meter from the object. Screen is fixed at a distance of 1 meter from the object. The separation between two positions of lens for which image is obtained on the screen is 60 centimeters. तो हमें पता करना है find the focal length of the, तो बेसिकली इस पूरे सवाल में अगर आप देखो तो आपको कैपिटल डी दे दिया गया है, कितना, 1 मीटर, स्मॉल डी दे दिया गया 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर। तो एफ की वैल्यू होती है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल डी, तो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, 1 माइनस 0.36, तो ये आ जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाई, यानी एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.16 मीटर, या कितना, 16। ये चीज समझ में आती है बेटे? यस सर। यस सर।
इसमें कुछ बातें ऑब्जर्व करने की और भी हैं, मैं पिछली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, तो देखना। इस इक्वेशन में देखो सम ऑफ रूट्स कितना आता है, x1 प्लस x2 की वैल्यू कैपिटल D के बराबर आ रही है ना। x1 प्लस x2 किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल D के बराबर। x1 x2 क्या है, वो दो पोजीशंस हैं, वो दो x की वैल्यूज हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बनेगी। यानी एक वैल्यू अगर x आती है तो दूसरी वैल्यू d माइनस एक्स आ जाएगी। एक वैल्यू x आती है तो दूसरी क्या हो जाएगी, d माइनस एक्स। तो ध्यान दो कि मान लो ये वाली पोजीशन 1 है, दिस इज पोजीशन 1, ये x है, और ये वाली पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 में x2 की जो वैल्यू मेरे को मिलनी चाहिए वो d माइनस एक्स मिलनी चाहिए। मतलब होगा क्या, सेकंड पोजीशन में और फर्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये लेंस है, ये इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज स्क्रीन पर बन रही है। मान लो ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे था और इमेज बन गई d माइनस एक्स। अगली बारी में क्या होगा, इस लेंस को मैं आगे मूव करवाऊंगा तो फिर से इमेज जो है वो स्क्रीन पर बनेगी। क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगी और ये अपने आप x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस की जो दो वैल्यूज मिलनी चाहिए उन दोनों का सम कैपिटल D के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यस सर। तो एक x है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, d माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं इन डिस्प्लेसमेंट मेथड for determination of focal length, in displacement method for determination of focal length, the object and image distance from the lens get interchanged for two positions of lens। दो पोजीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो हो जाएंगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। अच्छा मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है h0 और पहली केस में इमेज जो बनती है वो h1 हाइट की बनती है, दूसरे केस में h2 हाइट की बनती है। लेट h1 and h2 बी
height of images formed on the screen in two different positions. Then हम क्या लिख सकते हैं? h1 equals to 1 by h2. h1 upon ho, height of image upon height of object, ये किसके बराबर है? d minus x upon x mod v by mod u, और h2 by height of object, ये किसके बराबर होगा? This will be x upon d minus multiply equations 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? h1 h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कितना लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ h1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ h1 इंटू, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो अलग अलग पोजीशंस में जो इमेज की हाइट बनेंगी, वो अगर हमको दे दिया जाए, h1 h2 दे दिया जाए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता लगा सकते हैं। Yes, sir. जैसे देखो, हमसे कहा जाए कि इन डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर determination of focal length of a lens, it is found that the heights of images formed on the screen for two positions of lens were 9 centimeter and 4 centimeter. What height of object was used in the experiment? What height of object was used in the experiment? ये पता लगाना। तो ये कैसे पता लगाएंगे भाई? बड़ी सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखना है? अंडर रूट ऑफ h1 into h2, that is 9 centimeter into 4 centimeter, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 6 सेंटीमीटर जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू। समझ में आती बात नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर,
और इसके सामने हमने क्या किया है, एक कॉनकेव मिरर, क्या रख दिया बेटे, एक कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी, 40 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने रख दी है कितनी, लेट्स से 10 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट को मैंने लेंस से 30 सेंटीमीटर्स की दूरी पर रखा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है, फाइंड द पोजीशन and the height of the final image form. Consider all reflections and refractions. कैसे करेंगे बच्चों इसको?
ट्राई कर रहे हैं सब? सर इमेज का डिस्टेंस 60/11 आए। तुमने थर्ड इमेज बनाई कि सेकंड इमेज बताई है? थर्ड इमेज सर। थर्ड इमेज ना। हाँ सर। देखो बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेस गिरेंगी लेंस पर, वो इमेज बनाएगा। फिर लेंस से रेस जाएंगे किस पर? मिरर पर। फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस से लेंस से निकलेंगी। तो इस तरह से हमारे पास, मेरे को 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार। तो देखो पहले अपन कर रहे हैं फॉर लेंस। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u होगा -30 इक्वल टू f होगा 20। तो ये हो जाएगा 1/b इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। तो b की वैल्यू क्या आएगी? 60 सेंटीमीटर। और उसके लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखूं तो वो होता है v/u। तो 60 डिवाइडेड बाय -30 -2 मैग्निफिकेशन इसका आ जाए। मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर राइट पे इमेज बन रही, लेंस से 60 सेंटीमीटर टू द राइट इमेज फॉर्म। मतलब इससे निकलने वाली अगर मैं 2 रेस कंसिडर करूं, तो वो रेस कहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटे? वो रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं 50 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पर जाकर के intersect। और इमेज 2 सेंटीमीटर ऊपर थी, तो 2 का 2 गुना यानी 4 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दो, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है एक मिरर, बीच में ही आ गया क्या? कॉनकेव मिरर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये रेस तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये तो बस ऐसे ही एक्सटेंड होते हुए दिखा सकते हैं। और ये जो है वाली इमेज, इसको I1 नाम देते हैं हम। तो I1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। I1 will act as object for the mirror। I1 will act as object for the, और मिरर से डिस्टेंस 50 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा है 60, ये दिया हुआ है 10। I1 will act as object for the, तो हम क्या लिखेंगे? 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला ऐसा होता है। b तो पता लगाना होगा, u को कितना लिखते हैं? u को लिख देंगे +50, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में राइट साइड में ही लाएगा। इक्वल टू 1/f, f को लिखेंगे -20। तो 1/b कितना आ जाएगा बेटे? -1/50 -1/20। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लें, 100 एलसीएम ले लें। तो -2
माइनस, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, -100/7 सेंटीमीटर। v की ऐसी वैल्यू -100/7 सेंटीमीटर। Yes, sir. -100/7 सेंटीमीटर मतलब लेफ्ट में इमेज बनाएगा। तो अगले पेज पे अपन इसको देखते हैं। मिरर ने अब इमेज किधर बना दी बेटे, अपने से 100/7 सेंटीमीटर। मतलब मिरर से जो रेज रिफ्लेक्ट हुई वो इस पॉइंट की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब यही तो हुआ। रेज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, मिरर का मैग्निफिकेशन की अगर बात करूं तो वो होता है -v/u। उसके लिए v हो गया -100/7 और u था +50। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटे, 2/7 उसके लिए मैग्निफिकेशन। तो इरेक्ट इमेज ही बन रही है और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 2/7 ही लिख सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 4 सेंटीमीटर इंटू 2/7, तो ये आ जाएगा कितना, 8/7 सेंटीमीटर। तो नीचे ही इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज। तो जैसा ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का है वैसा इमेज का बनेगा, और मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट नीचे ही था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज भी नीचे ही बनेगी। अब लेकिन ये रेस वहां तक जा नहीं पाएंगे, उसके पहले ही बीच में आ जाएगा क्या, वापस से एक लेंस। इस इमेज को नाम देते हैं I2। ये डिस्टेंस है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा देखो, ये जो रेज हैं ये तो यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही, ये तो लेंस अब इनको रिफ्रैक्ट करने लग जाएगा। I2 will now act as object for the lens। I2 will act as object for the lens। तो I2 की लेंस से दूरी क्या है, 100/7 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा बेटे, 30/7। तो U जो हो जाएगा वो 30/7 ही हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दो अब रेज ऐसे गिर रही हैं, इस पर ऐसे आकर के गिर रही हैं, तो लेंस के लेफ्ट में पॉजिटिव होगा, राइट में नेगेटिव। लेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ध्यान दो लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता कि रेज लेफ्ट से आ रहे हैं कि राइट से, तो फोकल लेंथ तो लेंस की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। 1/v माइनस 1/u, u को लिखते हैं 30/7 इक्वल टू 1/f, उसको लिख देंगे 20। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20 प्लस 7/30।
यहाँ से हमने 60 एलसीएम लिया, तो v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, +60/17 सेंटीमीटर। मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है, अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड पर, और कहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हैं ये अपन, ये डिस्टेंस नाप रहे हैं लेंस से। कितनी दूरी पर बनी है, 60/17 सेंटीमीटर फ्रॉम द पर ये इमेज बनी। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, जो तीसरा वाला मैग्निफिकेशन है वो v/u फिर से आ जाएगा। v है 60/17 और u भी पॉजिटिव ही था, u कितना था 30/7, तो ये कितना आ रहा है बेटे 60/17 इंटू 7/30, तो m की वैल्यू आ जाएगी 14/7, m की वैल्यू आएगी 14/17। तो यानी फिर से पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी नीचे ही रहेगी प्रिंसिपल एक्सेस के, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो भी नीचे है ना, तो इमेज भी नीचे है। इसको फिर से लिख दूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 14/17। जो ऑब्जेक्ट था वो 8/7 सेंटीमीटर का था, तो इमेज हो जाएगा 14/17 इंटू 8/7, तो 16/17 सेंटीमीटर इमेज की हाइट। ये समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. ये हमारे पास इस प्रकार से अपन लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन वगैरह इस तरह से पता कर सकते हैं। तो देखो, जैसे एक और सवाल लेंस का मैं कराता हूँ, तो मान लो हमसे कहा जाए कि एक कन्वर्जिंग लेंस है भाई, और जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर के बराबर है, और इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने क्या किया, लेंस को कट कर दिया ऐसे along the principal axis. The lens is cut along
its principal axis. And the two parts are moved perpendicular to principal axis by 1 सेंटीमीटर each. दोनों को क्या किया हमने, 1-1 सेंटीमीटर ऐसे मूव करवा, ताकि सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाए. कैसी? ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा हुआ है, एक पार्ट इधर ऊपर चला गया 1 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट 1 सेंटीमीटर नीचे चला. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द separation between the two images formed by this system. अब देखो एक बात बताओ, क्या बच्चों ऐसे कट करने पर लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या? No, sir. No, sir. लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. ऊपर वाले पार्ट की फोकल लेंथ भी रहेगी 20 सेंटीमीटर, नीचे वाले पार्ट की फोकल लेंथ भी रहेगी 20 सेंटीमीटर. लेकिन ऐसा मैं मान सकता हूं कि जब ये लेंस ऊपर गया तो इसके साथ इसकी ऑप्टिकल एक्सिस भी ऊपर चलेगी, क्योंकि भाई ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है लेंस की? सेंटर ऑफ दोनों सरफेसेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन. तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऊपर चला गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऊपर चला गया, तो ऑप्टिकल एक्सिस ही ऊपर चली. सिमिलरली तो ये एक्सिस फॉर लेंस 1 ऐसी होगी और दूसरे लेंस की एक्सिस उसके साथ नीचे चली गई, तो ये एक्सिस फॉर लेंस 2 ऐसी होगी. तो अब अपन ऐसा मान सकते हैं कि लेंस है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा हुआ, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ. राइट? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ. और सेकंड वाले लेंस के लिए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ना रखा हुआ होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ. लेकिन u की वैल्यू दोनों के लिए ही -10 है, f की वैल्यू दोनों के लिए 20 है. तो पहले लेंस फॉर्मूला लगा करके v की वैल्यू पता लगा लेते हैं. तो क्या आएगा बेटे? 1/v -1/-10 इज इक्वल टू 1/20. तो 1/v की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/20 -1/10, यानी v इक्वल टू -20 आ जाएगा. v की वैल्यू आ जाएगी -20. तो इमेज कहां पर बन रही है? मतलब -20 पर इमेज बन रही है. इमेज कहां पर बन रही है? -20 पर इमेज बन रही है. मतलब ये मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखूंगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? v/u. v is -20, u is what? u is -10. तो मैग्निफिकेशन +2 आ गया. +2 का मतलब क्या है? जैसे ऊपर वाले लेंस के लिए देखो, उसके लिए ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर नीचे था, तो वो इमेज किधर बना देगा? 2 सेंटीमीटर नीचे इमेज बना देगा. तो इस एक्सिस से 2 सेंटीमीटर नीचे, यानी इधर बन जाएगी, इधर बन जाएगी इमेज I1. और दूसरे वाले लेंस की अगर बात करें तो उससे ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इमेज किधर बन जाएगी? उसके लिए इमेज 2 सेंटीमीटर ऊपर बन जाएगी.
तो I2 यहाँ बन जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन I1 I2 कितना हो जाएगा? इज 2 सेंटीमीटर। I1 I2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, एक सवाल तुम होमवर्क में करना, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, इसको तुम चेंज करके 30 सेंटीमीटर रख देना और सॉल्व द सेम प्रॉब्लम अगेन इन होमवर्क। ठीक है? अभी आप क्या कर सकते हो, सेक्शन F पार्ट 1 पार्ट 2 का कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बेटे? ठीक है सर। ओके, ठीक है, फिर अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नोट्स शेयर कर रहा हूँ मैं। सर हम्म। सर आप बीच में कभी कभी डीपीपी डिस्कशन भी ले सकते हो क्या सर? हाँ, डीपीपी डिस्कस करना चालू कर देंगे। डीपीपी कितना मिल गया तुमको बेटे? सर ए वाला तो है। हाँ, डीपीपी अगली क्लास से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास हो तुम मेरे को बता दिया करो सर, डीपीपी डिस्कस करना है तो अपन डीपीपी डिस्कस सेशन से स्टार्ट कर देंगे, है ना? यस सर। ठीक है बेटे, नोट्स मिल गए सबको? मैंने चैट बॉक्स में भेजा है, देखो। हाँ सर, मिल गया। ओके बेटे, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते बाय हैं। बाय। सर। तो नेक्स्ट क्लास के कौन से डीपीपी करने हैं? नेक्स्ट क्लास में एक तो ये लेंस वाला पार्ट तो अपन डिस्कस करेंगे ही पहले, है ना? और डीपीपी में डीपीपी कितना डिस्कस हो चुका था आप लोगों का? कुछ पहले डिस्कस हुआ था क्या? ठीक है, तो डीपीपी 1 से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चे।